हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की। सबसे पहले समझेंगे कि जनरेशन क्या होता है और उसके बाद समझेंगे कि किस प्रकार से किसी भी नर्व इम्पल्स का कंडक्शन फॉर्म होता है। मीन्स जैसे कोई भी नर्व इम्पल्स होता है, जैसे हम किसी मान लेते हैं हमारी बॉडी है, इस बॉडी में जैसे हम यहाँ पर स्टिमुलेट करते हैं तो ये तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, और ये रिस्पॉन्ड करके जो नर्व इम्पल्स होता है किस प्रकार से वहां पर जनरेशन हो रहा है और कैसे उसका जो है वहां से प्रोपेगेशन मींस कंडक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से नर्व इम्पल्स जो होता है उसकी जनरेशन हो रही है और किस प्रकार से उसका कंडक्शन यहाँ पर होता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से अपना देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारी सेल होती है और जो नर्व इम्पल्स है इसमें क्या डिफरेंस है। वैसे सभी सेल्स का यहाँ पर एक ही मेन फंक्शन होता है कि जो भी आयंस होते हैं वो आयंस जो होता है वो सेल के अंदर जा सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। सेम वही फंक्शन होता है जो हमारे नर्व होते हैं, बट थोड़ा सा वहां पर नर्व्स और जो अदर सेल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो नर्व होते हैं वो नर्व्स जो होते हैं वो हाईली एक्साइटेबल होते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ही तेजी से वो मूवमेंट करता है। जो भी उसमें पल्स होता है उस पल्स को बहुत ही तेजी से जो है हमारे बॉडी में उसको प्रोपेगेट करता है या कंडक्ट करता है। बट जो हमारा सेल्स होता है वो सेल्स भी जो है सेम वही फंक्शन होता है, बट उसमें जो एक्साइटेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान देना है और इसीलिए उसी टॉपिक को यहाँ पर ध्यान में रख करके जो नर्व इम्पल्स है किस प्रकार वो जनरेट हो रहा है और कैसे उसका कंडक्ट हो रहा है उस चीज को यहाँ पर समझेंगे। जैसे अगर आप समझिए कि स्टार्टिंग करते ओरिजिन ऑफ लाइफ से, जो हमारा सेल है उस सेल के अगर हमें समझना है कि सेल कहां पर प्रेजेंट है और किस प्रकार में वहां पर जो आयंस जो होते हैं वो किस प्रकार किस फॉर्म में आयंस प्रेजेंट होते हैं, उस आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमें समझना है तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है जानना कि सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगर आप सुने होंगे कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ होती है, मान लेते ये सेल है, ये एक सेल है और इस सेल से दूसरे सेल में जाना है जो भी आयंस होते हैं। तो अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो कहां पर हुई है, तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जीवन की उत्पत्ति है, वो जीवन की उत्पत्ति सी वाटर में हुई है। और सी वाटर मीन्स वहां पर कह सकते हैं कि NaCl की बहुत ही ज्यादा जो है वहां पर मात्रा होती है। तो ये चीज आपको यहां पर समझना है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जीवन की उत्पत्ति है, वो सी वाटर में हुई है और सी वाटर जो होता है वो वहां पर जो है NaCl की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो सेम वही अगर हम एक कोशिका को देखें, जो कोशिका है वो कोशिका के लिए जो चारों ओर सब्सटेंस होता है, जो चारों पदार्थ जिसमें कोशिका प्रेजेंट होता है मींस ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वहां का भी जो कहते हैं वहां पर जो आयंस होते हैं वो हाईली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस होते हैं उसमें हाईली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मींस जो इस सेल है इस सेल के बाहर की ओर जो है सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस की बहुत ही ज्यादा अधिकता होती है। ये जो बाहर की ओर होता है इसको हम लोग नाम देते हैं ECF, इसको नाम देते हैं ECF, यानी इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। यानी यहां पर जो भरा हुआ है ये क्या है, ये ECF होता है। और ये हमारा अंदर की जो सेल है उस सेल के अंदर प्लाज्मा यानी कि साइटोप्लाज्म वहां पर भरा होता है। तो अगर मैं एक नॉर्मली सेल की बात करें, अभी मैं बात कर रहा हूं केवल नॉर्मल सेल की, इसके बाद मैं बात करूंगा जो नर्व है उस नर्व की। तो जो सोडियम एंड क्लोराइड रिच फॉर्म में प्रेजेंट होता है ECF में सोडियम क्लोराइड, और इसके अलावा जो अंदर की ओर अगर हम देखें यानी कि प्लाज्मा जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में अगर हम देखें तो यहां पर पोटेशियम आयंस और साथ में कुछ जो है प्रोटीन पाए जाते हैं, और वो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो एनायंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर एनायंस की मात्रा बहुत अधिक होती है, यहां पर कैटायंस की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी कि इस तरह से। लेकिन यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देना, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल ECF पे सोडियम आयंस प्रेजेंट होता है और जो अंदर की ओर है वहां पर पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि ECF में सोडियम की मात्रा अधिक होती है देन जो इनर मेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेन के अंदर की ओर जो है वहां पर भी सोडियम प्रेजेंट होता है बट कम मात्रा में होता है। इसी प्रकार पोटेशियम आयन या अंदर की ओर अधिक होता है और बाहर की ओर जो बाहर की ओर भी प्रेजेंट होता है बट वहां पर बहुत ही
कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको समझ में आया है। तो बाहर की ओर क्या होता है कि बहुत ज्यादा कैटायंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बाहर का जो होता है यहाँ पर कैटायंस प्रेजेंट होते हैं अधिक मात्रा में, और साथ में जो भीतर की ओर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एनायंस की मात्रा बहुत ही अधिक जो है यहाँ पर एनायंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो था। अगर हम उससे के न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर को देखें, जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पर बना रहा हूं, जैसे एक न्यूरॉन्स का एक फिगर छोटा सा मैं ड्रा कर दे रहा हूं, ये आप समझने के लिए केवल है ये चीज। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये जिसमें है, ये जो सराउंडिंग है एकदम बेलनाकार आकृति का है, इसको यहां पर हम लोग एक्सॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और बाहर की ओर जो होता है इसको हम लोग ईसीएफ कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ईसीएफ। तो यहां पर जो बेलनाकार यहां पर पोर्शन है जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन में और इस जो है यहां पर प्रेजेंट है, इसको जो यहां पर ईसीएफ कहते हैं। यहां पर बहुत ही हाईली रिच होता है, मैंने जस्ट लिखा है सोडियम आयन प्रेजेंट होता है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसको भी आपको ध्यान देखना है। इसके अलावा इसमें बाइकार्बोनेट आयन भी बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, और साथ में O2 एंड CO2 भी यहां पर प्रेजेंट होता है जो ECF होता है। बट ये जो अंदर की ओर होता है, जो ये यहां पर आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को हम नाम देंगे न्यूरिलेमा। हालांकि इसको आप जो है अगर चाहें तो आप इसको एक्सोलेमा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्सॉन का पार्ट है, तो आप इसको एक्सोलेमा भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो सब्सटेंस भरा हुआ होता है इसको हम नाम देते हैं यहां पर एक्सोप्लाज्म कह सकते हैं, इसको एक्सोप्लाज्म, या फिर इसको हम न्यूरोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना, न्यूरोप्लाज्म के नाम से इसको जानते हैं। तो जो एक्सोप्लाज्म या न्यूरोप्लाज्म, जैसे कि ईसीएफ में सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होता है, और साथ में O2 एंड CO2 भी प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार जो एक्सोप्लाज्म है या जिसको न्यूरोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम आयंस होते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम आयंस भी प्रेजेंट होता है, इसमें फास्फेट आयन भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ में बहुत सारे जो ऑर्गेनिक, जो हमने कहा प्रोटीन है, वो ऑर्गेनिक एनायंस भी यहां पर बहुत ही अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि जो एक्सोप्लाज्म है, उस एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयंस, मैग्नीशियम आयन, फास्फेट आयंस एंड सम अदर ऑर्गेनिक एनायंस यहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। बट अगर मैं बात करूं यहां के ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन बहुत ही ज्यादा हाईली रिच फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपका क्लियर हुआ। तो ये जो बाहर का सब्सटेंस यहां पर है, यहां पर हम कह सकते हैं कैटायंस की मात्रा बहुत अधिक होती है, कैटायंस बहुत अधिक होते हैं, जबकि अगर हम अंदर की ओर बात करें तो यहां पर एनायंस जो है बहुत अधिक यहां पर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो बाहर की ओर होता है वो कैटायंस होते हैं, और उसके अंदर की ओर एनायंस होता है। अगर हम इसके इतने पोर्शन को अगर हम यहां पर इस तरह से थोड़ा जूम करके देखें, इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखें तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर समझ में आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो रहता है उसमें बताया गया था कि यहां पर जो है एक फास्फोलिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर यहां पर होता है, और बीच बीच में यहां पर प्रोटीन भरे होते हैं, बने पाए जाते हैं। ये एक्चुअल में प्रोटीन चैनल होते हैं। ये एक्चुअल में क्या होते हैं? प्रोटीन चैनल होते हैं। तो ये जो यहां पर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इसी मेम्ब्रेन को मैंने यहां पर दर्शाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने इसको लाइन से दर्शाया। ये जो लाइन है यहां पर, ये लाइन एक्चुअल में फास्फोलिपिड का जो लेयर है उसको यहां पर दर्शाया, और उस पर किस प्रकार से प्रोटीन चैनल यहां पर प्रेजेंट है इस चीज को यहां पर बताया गया है। तो समझेंगे यहां पर। अभी तो मैंने केवल एक ही कलर का यूज कर रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आए, तो इसीलिए एक एक टॉपिक को यहां पर क्लियर करके चलेंगे। ठीक, तो ये चीज यहां पर जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको हमें समझना है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। मैंने इसी पोर्शन को केवल क्या किया है, जूम कर दिया है, और आपको ने पढ़ा है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ चुके हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने पढ़ा है कि यहां पर जो है ये फास्फोलिपिड के बायोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और बीच बीच में वहां पर इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। वही इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं? तो वो इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो यहां पर चैनल प्रोटीन्स होते हैं।
ये चैनल प्रोटीन सा, और ये यहां पर हम आपको बना है, ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है। जब मैं पढ़ा रहा था इसके केमियो ऑस्मोसिस, या उसके पहले जब मैं सेलुलर ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा था, तो सेलुलर ट्रांसपोर्ट में मैंने एक चीज बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म होती है, देयर आर टू टाइप्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। यहां से जो भी मूवमेंट होगा इस पोर्शन से, यहां पर पैसिवली मूवमेंट्स होगा। पैसिवली मूवमेंट्स में यानी कि वहां पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। बट अगर हम बात करें यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप में, तो यहां से जो भी आयंस होंगे, जो आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर जो है वो एनर्जी के साथ होगी। एनर्जी यहां पर जो यूज होगा मींस ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट्स एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू जो आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पर दोनों प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये क्या है। ये वही एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बनाया है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या होता है, बाहर की ओर, इसको मैं बाहर को मानता हूँ ईसीएफ मानता हूँ, और अंदर की ओर एक्सोलेमा में मानता हूँ, यानी एक्सोप्लाज्म, जिसको हम न्यूरोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो बाहर की ओर यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव चार्ज लग देते हैं, कैटायंस यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर कैटायंस बना दे रहा हूँ, और उतने ही मात्रा में यहाँ पर एनायंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुआ। एक एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे, बहुत ही स्लो चलेंगे, बहुत ही आराम से, क्योंकि बहुत ही जो है टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो अब ये यहां पर अभी मैं देख रहा हूं कि यहां पर कोई भी स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई भी यहां पर उद्दीपन नहीं दिया जा रहा है। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, ये अपने रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज में होगा। जब हम इसमें किसी प्रकार का कोई भी जो है यहां पर एक्शन नहीं कराएंगे, कोई भी एक्शन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में ये जो है अपने रेस्टिंग स्टेज में होगा, यानी रेस्टिंग पोटेंशियल में होगा। और ये जो मेम्ब्रेन होगा वो मेम्ब्रेन भी हम कहलाएगा, यहां पर मेम्ब्रेन भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाएगा। यानी ये रेस्टिंग पोटेंशियल, या इसको हम कह सकते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी इसको हम कह सकते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जब इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई स्टिमुलेशन नहीं दिया जा रहा है, कोई भी चाहे केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी प्रकार का कोई यहां पर स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है, तो दूसरे कंडीशन में जो हमारा नर्व्स होता है वो नर्व्स किस फॉर्म में होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है। और जब ये नर्व्स अपने रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है, तो उस समय जो इसका एक्सोप्लाज्म होता है, जिसको न्यूरोप्लाज्म भी कह सकते हैं, उस न्यूरोप्लाज्म में -70 मिली वोल्ट का जो है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। मींस अंदर की ओर -70 मिली वोल्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अगर हम इसको कुछ और भी बुक्स में पढ़ेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसमें कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, बट एनसीईआरटी के बुक में ये मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं किया है, बट चूंकि साइंस के स्टूडेंट हैं, और साइंस के स्टूडेंट और आर्ट के स्टूडेंट में यही डिफरेंस होता है कि आर्ट के स्टूडेंट किसी भी चीज को मीजर नहीं करते हैं, लेकिन साइंस का स्टूडेंट हर चीज को मीजर करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने कहा कि इतना इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो ये बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज है। कितना है, अगर साइंस का स्टूडेंट है तो पूछता है कि सर कितना जो है नेगेटिव चार्ज है। तो इस चीज को भी ध्यान देखना है कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट है, और साइंस का स्टूडेंट हर चीज को मेजर करने का जो है प्रयास करता है। तो ये -70 मिली वोल्ट होता है अंदर की ओर, और जितने जो है यहां पर नेगेटिव चार्ज होते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके बाहर की ओर होता है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आए कि रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज में जो यहां पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो -70 मिली वोल्ट होता है अंदर की ओर, और उतने ही +70 मिली वोल्ट, यानी कि उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो उस एक्सोलेमा के बाहर की ओर होता है, यानी ईसीएफ में होता है। इस चीज को आपको क्लियर हो गया। देखिए, जिस समय ये रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज में होता है, जिस समय ये इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा था, उस समय सारे चैनल आयंस बंद होते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ पोटेशियम चैनल आयंस जो होते हैं वो यहां पर ओपन होते हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि कुछ पोटेशियम जब रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज में होता है तो
कुछ पोटेशियम चैनल आयंस ओपन होते हैं बट मैक्सिमम बंद होते हैं। ये सब पोटेशियम चैनल आयंस है मैंने बनाया। इसको आप अगर देखेंगे तो मैं जो इस शेप पे बनाया हूं वो पोटेशियम चैनल आयन, और जो मैंने इस शेप में जो है अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया है, इसको आप सपोज करेंगे कि ये सोडियम चैनल आयंस है। इस चीज को आपको मेंशन करना है। तो यहां पर क्या है कि एक कुछ पोटेशियम चैनल आयंस ओपन होते हैं, रेस्टिंग स्टेज में कुछ पोटेशियम चैनल आयंस ओपन होते हैं, लेकिन सोडियम चैनल आयंस वो कंप्लीटली यहां पर क्लोज्ड होते हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है। इन रेस्टिंग पोटेंशियल सम पोटेशियम चैनल आयंस आर ओपन बट सोडियम चैनल आयंस आर कंप्लीटली क्लोज्ड। तो ये पूरी तरह से बंद होते हैं, और उस समय रेस्टिंग पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है अंदर की तरफ वो -70 मिली वोल्ट होता है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं, आपको बार बार इसको मेंशन करना है कि -70 मिली वोल्ट, क्योंकि अभी इसी को हम लोग आगे चलेंगे। -70 मिली वोल्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज अंदर की ओर और उतने ही पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर प्रेजेंट होता है रेस्टिंग पोटेंशियल के समय। अब सपोज करते हैं यहां पर एक जो है कोई भी नर्व कोई भी इंपल्स यहां पर हम जो है इंटर कराएं, यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब यहां पर क्या होगा कि जो नर्व इंपल्स है उसको देखेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स, प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा स्किन है, ये स्किन है, इसमें भी नर्व्स प्रेजेंट है। हमने यहां पर टच किया, जैसे हम यहां पर टच करेंगे अब यहां से जो भी इंपल्स होगा वो इंपल्स उस न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन उस चीज को वहां पर जो डिटरमाइन करेगा कि वो किस प्रकार का इंपल्स है, और फिर उसी जो वहां पर पल्स है उस पल्स को वापस हमारे उस जो यहां पर कह सकते इफेक्टर ऑर्गन्स कहेंगे, उस इफेक्टर ऑर्गन्स पर पहुंचा देता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, यही प्रोसेस यहां पर हमें कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ना है। सबसे पहले जनरेशन कैसे हो रहा है, तो जनरेशन यही हुआ, जैसे हमने अपने स्किन को टच किया, यहां पर हमने एक स्टिमुलेट दिया, अब ये स्टिमुलेशन जैसे दिया अब यहां पर एक रिस्पॉन्ड होगा, और यही रिस्पॉन्ड जब कर रहा है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं यहां पर जनरेशन हो रहा है। यानी यहां पर अब हमने एक इंपल्स को प्रोड्यूस कराया है, यहां पर एक इंपल्स को दिया है, स्टिमुलेट को दिया है, और ये यहीं से प्रोसेस जो होता है अब जनरेट करेगा। अब उसके बाद उसके चलने की प्रक्रिया को कंडक्शन कहेंगे, किस प्रकार से वो जो है जो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर चलता है। देखिए एक चीज को और याद रखना है, जो आज बच्चे आगे क्यों जब मेडिकल की पढ़ाई भी आप करेंगे तो वहां पर आपको चीज समझाया जाएगा। हमारी जो ब्लड होती है उस ब्लड में भी सोडियम एंड क्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर सोडियम एंड क्लोराइड यानी आयंस की मात्रा में अगर थोड़ी सी भी वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा भी चेंजिंग होता है तो उस कंडीशन में जो है हमारे जो शरीर है उस शरीर विभिन्न प्रकार के डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए जब डॉक्टर जब के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे ब्लड में सोडियम एंड क्लोराइड आयंस की मात्रा यानी आयंस की मात्रा को जो है वहां पर चेक करता है, और उसको चेक करने के पश्चात ही वहां पर जो है सोडियम एंड क्लोराइड आयंस तब चेक करके बताता है कि किस प्रकार के डिजीज यहां पर उत्पन्न हो रहा है। तो इस चीज को भी आपको मेंशन करना है कि जब आप मेडिकल लाइन में जाएंगे तो जब आप डॉक्टर बनेंगे तो वहां पर जो है आपको ये चीज क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे ब्लड में सोडियम आयंस क्लोराइड आयंस यानी कि वहां पर आयंस की मात्रा कितनी है। तो वो आयंस की फॉर्म जो है इसी चीज को यहां पर आपको यहां पर समझना है। तो आयंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस नर्व इंपल्स यानी जब कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा ये जो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स, किस प्रकार से यहां पर कोई नर्व इंपल्स है तो कैसे वो वहां पर अब इंपल्स मूव करेगा। मैं सपोज करते हैं कि यही है, अब इसी में क्या किया गया एक जो है इंपल्स जो है सेंड कराया गया है, इसी को क्या किया कि एक इंपल्स सेंड कराया गया। तो मैं यहां पर एक फिगर जल्दी से ड्रा कर दे रहा हूं इसके लिए, आप देखिए इसको। तो ये मैंने बना रहा है एक पोटेशियम चैनल आयंस मैं यहां पर बना रहा हूं, पोटेशियम चैनल आयंस मैंने बता दिया है कि इसके फिगर को आपको ध्यान देना है क्योंकि मैं यहां पर कलर चार्ट नहीं यूज कर रहा हूं, तो इसलिए आपको यहां पर इसके फिगर को देखना है। ये अब यहां पर सोडियम चैनल आयंस मैं बना रहा हूं, ये सोडियम चैनल आयंस हो गया, और ये भी एक सोडियम चैनल और बना दिया मैं यहां पर ये चीज, और उसके बाद यहां पर मैं बना दे रहा हूं एक सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। एक चीज और आपको बता दे कि ये मैं यहां पर आप देख रहे होंगे
कि मैं यहाँ पर नीचे की ओर 3 ऊपर की ओर 2 बना रहा हूं, उसका भी रीजन मैं आपको समझा दूं जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, ये क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है। मैंने कहा कि बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, तभी ये आपको ये पूरी टॉपिक समझ में आएगी। तो एक एक टॉपिक को बहुत ही ध्यान से मेंशन करिएगा। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है कि ये पोटेशियम को, जो पोटेशियम है, 2 पोटेशियम को अंदर की ओर और 3 सोडियम आयंस को बाहर की ओर ले जाता है। इस चीज को याद किए, इसीलिए यहां पर मैंने 3 यहां पर बनाया है। ये तीनों क्या करेंगे, ये यहां से सोडियम आयंस को कलेक्ट करता है, यानी 3 सोडियम एक बार में बाहर की ओर जाता है और 2 पोटेशियम, बदले में केवल 2 पोटेशियम अंदर की ओर आता है। लेकिन तब कब आता है? जब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस में आएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, यानी यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात होगी, और यहां पर जब पहुंचेंगे तब आपको पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि यहां पर एनर्जी का लॉस होना है विद द हेल्प ऑफ एटीपीएच एंजाइम। तो अब यहां से क्या होगा, जैसे ही मैंने यहां से सपोज करते हैं कि जैसे यहां से एक इंपल्स प्रदान किया गया, जैसे यहां पर हमने टच किया, अब ये इंपल्स यहां से यानी यहां पर कंडक्शन होना शुरू हो जाएगा। कंडक्शन हुआ, अब क्या करेगा, एक बार में जैसे यहां पर हुआ, जो सोडियम चैनल, जो पोटेशियम आयंस है, चैनल आयंस है, वो कंप्लीटली अब क्लोज्ड हो जाएंगे। मैंने कहा कि रेस्टिंग पोटेंशियल में एक खुला है, कुछ पोटेशियम चैनल आयंस ओपन होते हैं, बट कंप्लीटली जो सोडियम चैनल आयंस होते हैं यार कंप्लीटली जो है क्लोज्ड होते हैं। बट यहां पर क्या होगा, अब जो सोडियम चैनल आयंस होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, सोडियम चैनल आयंस कंप्लीटली यहां पर ओपन होते हैं। लेकिन ऐसे डायरेक्ट क्यों ओपन हो जाएंगे सारे के सारे, ये क्यों समझने की बात हो रही है, अभी समझाएंगे कि इस प्रकार से। ये मैं यहाँ पर पहले बनाया, सोडियम आयंस आ रहा है अंदर की ओर, अब देखिए। लेकिन कैसे, क्योंकि मैंने कहा कि -70 मिली वोल्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है अंदर की ओर, कहां पर? एक्सोप्लाज्म में। अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट तो ये डायरेक्ट जो है पॉजिटिव में नहीं जाएगा, पहले धीरे धीरे ये प्रोसेस होगी। तो उसके बाद क्या होगा, ये पहुंचेगा -60 मिली वोल्ट पर। जैसे ही यहां पर एक सोडियम चैनल आयन खुलेगा, एक सोडियम चैनल आयन खुला, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज था जो -70 मिली वोल्ट था, ये कन्वर्ट हुआ -60 मिली वोल्ट में। और जैसे ही -60 मिली वोल्ट में आया, अब इसमें क्या हो रहा है कि डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। मीन्स यहां पर प्रक्रिया क्या स्टार्ट हो जाएगी, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डीपोलराइजेशन स्टार्ट, क्यों इसको हमने डीपोलराइजेशन नाम दिया, इसको भी समझेंगे। जब रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज में होता है तो यहां पर जो हमारा मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होता है। ये मेम्ब्रेन कैसा होता है, एक पोलराइज्ड मेम्ब्रेन यहां पर प्रेजेंट होता है। बट जैसे ही अब यहां पर क्या हुआ, सोडियम आयन चैनल खुला है, अब सोडियम अंदर की ओर इंटर करेगा, तो हम उसको कहेंगे, क्योंकि यहां पर जो कैटायंस थे वो कैटायंस अंदर की ओर आना शुरू कर दिया, यानी डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। जो पोलराइज्ड स्टेट में था अब वो डीपोलराइज्ड स्टेट में आया। जैसे -60 मिली वोल्ट आया, अब यहां पर 10 से 15 मिली वोल्ट का यहां पर गिरावट दर्ज होने लगता है। और जब ये गिरावट होती है, जब इसके अंदर की ओर 10 से 15 मिली वोल्ट का गिरावट हुआ, तो आप देख रहे हैं कि -70 से -60 यानी 10 मिली वोल्ट की गिरावट हुई। इसी गिरावट को न्यूरी लेमा का थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ न्यूरी लेमा के नाम से जानते हैं। तो ये यहां पर न्यूरी लेमा का थ्रेशोल्ड वैल्यू कहलाएगा। अब इसके बाद क्या हो गया कि अब जैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू पर आया, अब यहां से और भी चैनल आयंस खुलना शुरू होंगे, और भी सोडियम चैनल आयंस खुलना शुरू हो गया, और ये -60 से हम पहुंचते हैं -30 मिली वोल्ट पर, और उसके बाद ये +20 मिली वोल्ट पर पहुंचता है, और उसके बाद जो है फिर ये +30। कुछ बुक में अगर आप देखेंगे तो यहीं पर रुक गया है, बट ऐसा नहीं है, ये जाता है +45 मिली वोल्ट। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एनसीईआरटी बुक इस चीज को मेंशन नहीं करता है, इसीलिए आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीजों को केवल ध्यान में रखना है। ये जैसे +45 मिली वोल्ट पर आया, ये डीपोलराइजेशन हुआ, और पहले एक सोडियम चैनल आयंस खुला जैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू पर आया, उसके बाद सारे के सारे चैनल आयंस खुल जाते हैं, सोडियम चैनल आयंस, और तेजी के साथ जो माइनस था, जो नेगेटिव वैल्यू में था, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज था, अब वो धीरे धीरे पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक चार्ज पहुंचा। और कब तक पहुंचा, वो पहुंचा +45 मिली वोल्ट के इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे अंदर आया। अब जो +45 मिली वोल्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज अंदर की ओर आता है, ये +40 मिली वोल्ट जैसे अंदर आता है, अब यहां पर सोडियम चैनल आयन बंद हो जाता है, क्योंकि इससे ऊपर वो नहीं जा सकता है। तो अब यहीं पर सोडियम चैनल आयन यहां पर ब्लॉक हो जाता है,
और यहां पर जो होता है कि एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है, जब यहां पर एक सोडियम चैनल खुलता है तो उसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, और जब सारे खुल जाते हैं तो उसको हम नाम देते हैं एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि अब वहां पर बहुत ही ज्यादा एक्शन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा वहां पर मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया है, फंक्शन स्टार्ट हो गया, क्योंकि सारे सोडियम चैनल आयंस खुल गए हैं, तो उसको हम नाम देते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब इस एक्शन पोटेंशियल के बाद इधर देखेंगे, एक्शन पोटेंशियल के बाद जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जाते हैं तो यहां पर जो है जैसे सोडियम, ये एक्शन पोटेंशियल के बाद अब इस प्रोसेस में यहां पर फिर से जो है रिपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, पहले हाइपरपोलराइजेशन होता है। अब फिर उस चीज को समझेंगे। अब यहां पर सोडियम चैनल आयन बंद हो जाता है और पोटेशियम चैनल आयन यहां पर ओपन होना शुरू हो जाता है। पोटेशियम चैनल आयन यहां पर ओपन होना शुरू हो गया। इस तरह से आप देखेंगे, ये मैं पहले कहा कि आपको सिंबल को यहां पर ध्यान देना है, सिंबल को ध्यान देना है, और ये सोडियम चैनल आयन यहां पर अब बंद हो जाता है। सोडियम चैनल आयन यहां पर बंद हो गया, ठीक। तो ये यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सोडियम चैनल आयन, और इसके बाद यहां पर आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप है, अभी इसका भी कोई यूज हमने नहीं किया है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि यहां पर हाइपर पोलराइजेशन, थोड़ा सा तिरछा हो गया, उसको ध्यान से देख लेंगे कि जैसे एक्शन पोटेंशियल हुआ और ये प्लस 45 मिली वोल्ट का अंदर की ओर अब इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर बन गया प्लस 45 मिली वोल्ट, उसी समय सोडियम चैनल आयन सब बंद हो जाता है और सारे पोटेशियम चैनल आयन ओपन हो जाते हैं। अब सारे पोटेशियम चैनल आयन ओपन हो जाते हैं तो पोटेशियम बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाते हैं, पोटेशियम आयन यहां पर बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाते हैं और सोडियम चैनल आयन यहां पर बंद हो जाता है। अब होता क्या, ये होते होते इतना ज्यादा हो जाता है कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। मतलब क्या होता है कि इसको वापस कितना आना है, इसको आना है वापस -70 मिली वोल्ट, लेकिन होते होते जैसे प्लस 45 मिली वोल्ट था, अब यहां से गिरावट होनी शुरू हो गई, फिर यहां से क्या हुआ, ये पहुंचा प्लस 30 मिली वोल्ट, फिर गिरावट हुआ, ये 0 पे आया और आते आते पहुंचा क्या -60 मिली वोल्ट, और वहां से जो है ये पहुंचता है -70 मिली वोल्ट। यहीं पर इसको रुक जाना चाहिए, लेकिन रुकता नहीं है ये, और ये चलते चला जाता है और -80 मिली वोल्ट पहुंच जा रहा है। यानी कि अब यहां पर जितनी आवश्यकता थी उससे भी अधिक हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अब देखिए जैसे ये अधिक हो गया तो अब इसको आना तो अपने इस स्टेज में है, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में जब तक आएगा नहीं तब तक अगली वाली जो नर्व इंपल्स है वो नहीं काम करेगा। तो ये यहाँ पर -5 से -10 मिली वोल्ट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। तो अब यहां पर देख रहे कि -70 तक आना था, आना कहां तक था, यहां तक, लेकिन पहुंच कहां गया, -80 मिली वोल्ट पर पहुंच गया, दिख रहा है। तो -80 मिली वोल्ट पर यहां पर पहुंच गया। तो अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। अब सोडियम पोटेशियम पंप यहां पर हेल्प करता है, और ये क्या करता है, अब यहां से दो पोटेशियम को, और बदले में यहां पर 3 सोडियम आयंस को जो है यहां से कलेक्ट करता है, बाइंड करता है, और विद द हेल्प ऑफ एटीपीएज एंजाइम, किसके सहायता से, विद द हेल्प ऑफ एटीपीएज एंजाइम। एटीपीएज एंजाइम की सहायता से, आपको पहले मैं बता चुका हूं कि जहां पर एनर्जी का लॉस होगा वहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो अब यहां पर क्या है कि यहां एनर्जी यूज होने लगी एटीपीएज एंजाइम की उपस्थिति में। अब वो क्या करेगा, वो काम करेगा, अब वो क्या करेगा, बड़ी तेज रोटेट करेगा, और जो बाहर से पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक हो गई है, कितना चाहिए था इतना ही करना, लेकिन वो कर गया -80 मिली वोल्ट। तो अब इसको रोटेट करता है, 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाता है और बदले में 3 सोडियम आयन को बाहर निकालना शुरू करता है, और इस तरह से फिर अपने स्टेज में आ जाता है, जिसको कहते हैं रीपोलराइजेशन, जिसको कहते हैं रीपोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। और जैसे रीपोलराइजेशन होता है मींस अपने रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है। अब यहीं से जो एक नर्व इंपल्स है वो आगे वाले न्यूरॉन्स में प्रवेश कर जाता है, सिनेप्सिस, वो हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे सिनेप्सिस
यानी सिनेप्सिस से होते हुए अगले न्यूरॉन से पहुंच जाता है, और पिछला वाला जो न्यूरॉन्स पर नर्व इंपल्स होते हैं वो आगे की ओर यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद जैसे रिपोलराइजेशन स्टेट आता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, और यानी कि जो नर्व इंपल्स है वो यहाँ पर मूव करना शुरू कर देता है, यानी कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स स्टार्ट हो जाता है। देखिए जब वो अपने रेस्टिंग पोटेंशियल, जब ये पूरी मैकेनिज्म हो रही होती है, ये जो पूरी मैकेनिज्म आप देख रहे हैं, यानी कि इस रेस्टिंग पोटेंशियल से फिर वापस रिपोलराइजेशन यानी रेस्टिंग पोटेंशियल पर आ रहा है। इस पूरे मैकेनिज्म में जो टाइमिंग लगती है वो पूरी की पूरी टाइमिंग केवल 0.005 सेकेंड का लगता है। ये पूरी मैकेनिज्म जो इतनी देर में समझे हैं आप, ये पूरी मैकेनिज्म केवल 0.005 सेकेंड में होती है, और इसको हम लोग कहते हैं इसका रिकवरी पीरियड। इसको हम लोग कहते हैं इसका रिकवरी पीरियड के नाम से इसको जानते हैं। तो ये इसका रिकवरी पीरियड होता है। तो इसमें क्या हो रहा है रिकवरी पीरियड में कि इस समय 0.005 सेकेंड के टाइम पे अगर हम चाहें कि फिर से इसमें एक और जो है उद्दीपन दे दें, तो ये उद्दीपन जो है ग्रहण नहीं करेगा। जब तक वो जो है फिर से अपने रेस्टिंग यानी रिपोलराइजेशन स्टेट में नहीं आएगा, तब तक वहां पर उद्दीपन नहीं दिया जा सकता है। यदि उद्दीपन देते भी हैं तो वो अनुक्रिया नहीं करेगा। इसीलिए एक शब्द कहा गया, कीथ लुकास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक शब्द कहा था ऑल और नन, यानी संपूर्ण या तनिक भी नहीं। अगर किसी भी नर्व में अगर क्रिया करने की क्षमता है तो पूरी क्रिया करेगा, यानी कि पूरी मैकेनिज्म करेगा, और अगर उसके अंदर क्षमता नहीं है तो वो थोड़ा सा भी तनिक भी जो है क्रिया नहीं करेगा, यानी इसके आगे ही वो नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए उसको नाम रखा गया संपूर्ण या तनिक भी नहीं सिद्धांत, ली जो है कीथ लुकास ने दिया था। तो इस तरह से जो हमारा नर्व इंपल्स है उसका कंडक्शन होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से कंडक्शन ऑफ नर्व्स जो है नर्व इंपल्स है किस तरह से वो कंडक्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि आपने देखा कि एक जो मेम्ब्रेन था, उस मेम्ब्रेन स्टार्टिंग में रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज में था। जब रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज में होता तो -70 मिली वोल्ट का इस पर चार्ज होता है, और उसके बाद पूरी मैकेनिज्म आपने देखा कि सबसे पहले कि किस प्रकार से यहां पर डीपोलराइजेशन हुआ, फिर वो एक्शन पोटेंशियल में आया, फिर उसका हाइपर पोलराइजेशन हो गया, फिर उसको रिपोलराइजेशन किया गया, और अंतिम में कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स यहां पर होता है। अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा और भी हम अच्छे समझ सकते हैं। अगर इसको समझना है, ये प्लस माइनस आपको समझ में ना आ रहा हो, तो इसको हम थोड़ा सा और भी इजीली जो है समझा सकते हैं। तो उस चीज को भी समझ लीजिए, इजीली समझ लेते हैं, बहुत ही इजीली। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, और इसको मैं मिटा रहा हूं, और इसी पर मैं एक इजीली वे में इसको समझा दे रहा हूं। पूरी मैकेनिज्म को मैं बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पर मैंने पहले भी कहा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आए, और ये जो पूरी टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, इसलिए कई मेथड से उसको समझना है। अब दूसरा मेथड चलते इसी चीज को, ये मैंने मान लिया यहां पर क्या है, बहुत ही आसानी समझेंगे। अब मैं बहुत ही इजी वे वाला समझा रहा हूं, क्योंकि इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आप इस टॉपिक को बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक्सोलेमा है, ये इस चीज को मैं यहां पर ध्यान दूंगा, ये एक्सोलेमा है, यानी कि हम लोग एक्सोप्लाज्म है, जिसे हम न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं, और ये ईसीएफ यानी बाहर की ओर ईसीएफ है। बाहर की ओर मैंने कहा था जब ये रेस्टिंग स्टेज में होगा तो कैटायंस यहां पर बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होंगे। तो कैटायंस यहां पर ईसीएफ में बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, बट ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें सोडियम आयंस बहुत अधिक होता है, अंदर नहीं होता है। सोडियम आयंस जो होता है बाहर की ओर होते हैं, लेकिन अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अंदर का 10 गुना अधिक होता है। और पोटेशियम आयन जो अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि पोटेशियम आयन बाहर नहीं होता है, पोटेशियम आयन बाहर की तुलना में 30 गुना अधिक होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो ये यहां पर एनायंस बहुत अधिक होता है। जिस समय कोई भी यहां पर एक्टिविटी नहीं हो रही है तो उसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, जैसा कि मैं वहां पर मेंशन कर चुका हूं। और रेस्टिंग पोटेंशियल में मैंने इसकी वैल्यू भी बता रखा है कि अंदर की ओर जो है -70 मिली वोल्ट, और बाहर की उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या हुआ, डीपोलराइजेशन होता है। मान लेते हैं कि यहां पर एक मैकेनिज्म दे दी गई, एक स्टिमुलेशन दिया गया। अब एक स्टिमुलेशन जब दिया जाएगा तो यहां पर सोडियम चैनल आयंस, मैंने क्या कहा, खुल यहां पर ओपन हो जाएगा। सोडियम चैनल आयंस यहां पर ओपन होगा, और अब यहां पर पहले एक ओपन होगा, और सोडियम जो बाहर है वो सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हो जाएगा,
और अंदर की ओर अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, उतना ही माइनस चार्ज ऊपर की ओर होगा, बाकी सभी सेम रहेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है इस प्रोसेस को कह सकते हो डीपोलराइजेशन। क्या कह सकते हैं? डीपोलराइजेशन। आपको अब क्लियर हो रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि उतना आप समझे हैं तो निश्चित रूप से अब ये टॉपिक आपको बहुत ही क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद डीपोलराइजेशन के बाद यहां पर फिर क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल होता है। सारे सोडियम चैनल आयंस अब ओपन हो जाएंगे, सारे सोडियम चैनल आयंस ओपन हो जाएंगे। इस तरह से ये यहां पर पहुंच गया सोडियम आयन, और सारे सोडियम चैनल आयंस यहां पर ओपन हो जाएंगे इस तरह से। तो और कितना अंदर की ओर प्लस 45 मिली वोल्ट का अब इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है, जैसा कि मैं उसको पहले भी समझा चुका हूं। आपको अगर कहीं से भी दिक्कत हो रही तो फिर से आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, फिर से एक बार रिवाइज करके वीडियो देखिए, आपको क्लियर होकर समझ में आ जाएगा। यहां तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये उतना ही यहां पर। अब यहां से क्या हुआ? इस प्रोसेस कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, लेकिन कब तक होगा? जैसे यहां पर ये जो है प्लस 45 मिली वोल्ट हुआ है, अब ये प्लस 45 मिली वोल्ट पर सोडियम चैनल आयन जो है बंद हो जाता है और पोटेशियम चैनल आयन यहां पर ओपन हो जाता है, पोटेशियम चैनल आयन यहां पर ओपन हो जाता है। इस प्रोसेस को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब यहां पर क्या हुआ? अब ये प्रोसेस जो होता है रीपोलराइजेशन होगा। हम यहां पर हाइपर पोलराइजेशन को मेंशन करना आवश्यक नहीं है, रीपोलराइजेशन कराएंगे, क्योंकि मेन हमें पहुंचाना है वहां तक, रेस्टिंग पोटेंशियल तक। तो यहां पर क्या हुआ? अब ये पोटेशियम आयन जो होता है ये ओपन हो गया, और अब बाहर की ओर फिर से जो है पॉजिटिव, ये पोटेशियम चैनल आयंस, ये अंदर माइनस, और यहां पर माइनस प्लस ये चीज, ये सोडियम चैनल आयंस, और बाकी सेम। इस प्रोसेस को नाम देंगे रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन यहां पर हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें पहले हाइपर पोलराइजेशन होता है, उसके बाद रीपोलराइजेशन की प्रोसेस यहां पर होती है। तो ये चीज आपको यहां पर, और उसके बाद जब ये एक बार इंपल्स कंप्लीट हो गया, अब सोडियम पोटेशियम पंप आएगा, और यहां पर सोडियम को 3 सोडियम को बाहर की ओर और 2 बदले में 2 पोटेशियम को अंदर की ओर लेकर के आएगा और इसको रिपोलराइज करेगा, और उसके बाद ये इंपल्स जो होता है उसका कंडक्शन स्टार्ट हो, यानी चालन स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह से पोटेशियम आयन यहां पर पहुंच गया, पोटेशियम आयन इस तरह से आप देख रहे हैं, और यहां पर सोडियम आयन पहुंच गया, और ये यहां पर इसको कहते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। आप ध्यान से देखिएगा, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो इस तरह से इसका मूवमेंट होता है, और इस पूरी प्रोसेस को रिकवरी पीरियड के नाम से जानते हैं। तो अगर आप ये पूरा वीडियो इसको शुरू से देखे होंगे तो आपको अब ये चीज क्लियर कर दे रहा है कि किस प्रकार से किसी भी नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको जो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स था बहुत ही अच्छे से समझ आए। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अगर वीडियो में आपको समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को फिर से देखिए और बार बार इस वीडियो को देखिए जब तक आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें मैंने पूरी तरह से इसको क्लियर कर दिया कि किस प्रकार से जो नर्व इंपल्स है वो नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है। थैंक यू सो मच।